वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरडी कैरियर पॉइंट। आई होप कि आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो वेलकम बैक यू ऑल इन द एमसीक्यू का मैराथन सीरीज ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन एंड द सब्जेक्ट इज पॉलिटिकल साइंस। तो स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस मैराथन सीरीज को स्टार्ट करते हैं एंड हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। Which two major crises were faced by India during the tenure of लाल बहादुर शास्त्री जी? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के टेन्योर में इंडिया ने कौन कौन से मेजर प्रॉब्लम्स को फेस किए थे? तो उनमें से यहाँ पर टू मेजर क्राइसिस पूछा गया है। तो लेट्स रिकॉल अबाउट द पीरियड ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी। So लाल बहादुर शास्त्री जी became the Prime Minister of India in 1964 after the death of Jawaharlal Nehru ji, right? And that period was really a very crucial period in the politics of India. भारत की राजनीति का वो बहुत ही क्रूशियल पीरियड था क्योंकि 1962 में इंडिया ने इंडो चाइना वार फेस किया था, राइट? और उस वार की वजह से इंडिया को बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक और मिलिट्री सेटबैक फेस करना पड़ा था। तो ऐसे पीरियड में लाल बहादुर शास्त्री जी जो है देश के प्रधानमंत्री बने और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद में भी भारत में कंडीशन कुछ अच्छे नहीं थे। जैसे कि अगर हम बात करें 1965 की, तो इंडिया फेस व्हाट? इंडिया फेस अ वॉर विद पाकिस्तान, राइट? और इसके अलावा वो एक ऐसा भी पीरियड था जिस समय भारत ने क्या फेस किया? दैट वाज द पीरियड ऑफ फूड क्राइसिस। अब फूड क्राइसिस क्यों हुआ? फूड क्राइसिस हुआ बिकॉज ऑफ द फेल्ड मॉनसून। तो आप बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आई होप कि आप सभी को आंसर मिल गए होंगे। सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज वॉर एंड फूड क्राइसिस। तो वॉर विद पाकिस्तान एंड फूड क्राइसिस, जिसकी वजह से भारत की हालत बहुत खराब थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन सा स्लोगन दिया? जय जवान जय किसान। Now the next question. Which one of the following developing countries is the first to successfully control the rate of growth of population? तो यहाँ जिस डेवलपिंग कंट्री की बात की जा रही है वो कहीं दूर नहीं, वो हमारे साउथ एशिया में ही है, राइट? दैट इज इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया की वो डेवलपिंग कंट्री, यानी कि साउथ एशिया में सभी डेवलपिंग कंट्री इंडिया, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, तो इनमें से किस कंट्री ने सबसे पहले अपने देश के पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया? और पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने की वजह से ही ये एक ऐसा देश था जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ही तेजी से होती है इस पीरियड में, राइट? सो लेट्स गेट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज श्रीलंका, राइट? श्रीलंका एक ऐसा देश है पहले साउथ एशिया में जिसने अपने पॉलिसी को लिबरल किया था, लिबरलाइजेशन ऑफ द पॉलिसी। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी। तो रिलीजियस मेजोरिटी के बेसिस पे पार्टीशन के टाइम, यानी कि आपके कौन से पीरियड की बात कर रहे हो? 1947। इनमें से कौन से स्टेट को रिलीजियस मेजोरिटी के बेसिस पर डिवाइड किया गया था? So let's check the correct answer. Correct answer is, so let's check the correct answer. Correct answer is Bengal, right? Bengal का पार्टीशन हुआ था on the basis of what? On the basis of religious majority. तो बंगाल के अलावा यानी कि ईस्ट में हमारा बंगाल था और अगर हम बात करें वेस्ट में भी एक प्रोविंस जो है रिलीजियस मेजोरिटी की बेसिस पर डिवाइड हुई थी, दैट वाज पंजाब, राइट? वो कौन सा स्टेट था? नेक्स्ट और एक जो स्टेट है दैट वाज पंजाब, व्हिच वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन। Which one of the following princely state was the first to announce to remain independent and not to join the Union of India? तो आपको एक बार रिकॉल कर दे कि जब भारत को आजादी मिल रही थी 1947 में, तो उस समय ब्रिटिशर्स ने एक कंडीशन रखा था। क्या कंडीशन था? कि उस समय जो हमारी जो इंडिया थी, इंडिया जो है एक ब्रिटिश प्रोविंसेस में डिवाइड थी। उस समय की जो इंडिया थी वो ब्रिटिश प्रोविंसेस में डिवाइडेड थी और प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड थी। अब ब्रिटिश प्रोविंसेस को किस में डिवाइड किया गया? ब्रिटिश प्रोविंस को डिवाइड किया गया इंडिया एंड पाकिस्तान में, यानी कि पार्टीशन हुआ, हमारा पार्टीशन हुआ। तो एक हुआ इंडिया और एक हुआ पाकिस्तान। तो
तो अब ऐसे कंडीशन में जो है ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि जो प्रिंसली स्टेट है उनके पास में कंडीशन 3 अप्लाई करते हैं। एक कि वो चाहे तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, वो चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, और अगर वो ना चाहे दोनों में से किसी के ज्वाइन करना तो इट इज वो इंडिपेंडेंट स्टेटस भी एंजॉय कर सकते हैं, वो कंटिन्यू कर सकते हैं एज ए इंडिपेंडेंट नेशन, राइट। तो अब जब अंग्रेजों ने उनको खुद ही कहा है कि भाई आप तो आजाद रह सकते हो, आप अपना एक नेशन तैयार करके, तो ऐसे में एक प्रिंसली स्टेट जो था उसने पहले अनाउंस कर दिया कि भाई हम इंडियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम कैसे रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट स्टेटस एंजॉय करेंगे। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहले ये अनाउंस किया? दैट इज ट्रावनकोर। ट्रावनकोर जो है वो पहला स्टेट है जिसने सबसे पहले ये अनाउंस किया दैट ही डोंट वांट टू बी जॉइन द यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अलावा हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ इन लोगों ने भी कहा, लेकिन सबसे पहले कहा था ट्रावनकोर ने। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वाज द मुस्लिम लीग फॉर्म? तो मुस्लिम लीग कब बनता है? मुस्लिम लीग बना है 1907 में। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब हुआ? मुस्लिम लीग फॉर्म इन 1907, बट फॉर व्हाट पर्पस? टू प्रपोज टू नेशन थ्योरी। अब हम 1907 की बात करें स्टूडेंट, व्हेन मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन ढाका, सो व्हाट डू यू थिंक? इट वाज फॉर्म्ड टू प्रपोज टू नेशन थ्योरी। एट दैट टाइम इट वाज द ऑब्जेक्टिव एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग। Next, to form a new nation named Pakistan, to prepare the constitution of Pakistan, to protect the interest of the Muslims in the colonial India. So let's check the correct answer. क्या है correct answer? Correct answer is option B, that is to protect the interest of the Muslims in India. क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदुओं को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है, और अगर हम कांग्रेस में रहेंगे तो हमारे मुस्लिम भाइयों को जो है मुस्लिम जो लोग हैं, रिलीजियस कम्युनिटी के लोग हैं, उनको वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। इसलिए मुस्लिम लीग बना, ना कि इसलिए कि वो पाकिस्तान बनाना चाहते थे। ये तो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी जिसकी वजह से हमारा देश पूरी तरह से डिवाइड हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्टैंड ऑफ द इंटरिम इंडियन गवर्नमेंट ऑन पार्टीशन? तो अब जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने भारत को तो ऐसे तो छोड़कर नहीं जा सकते, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट बनाया। अब इस इंटरिम गवर्नमेंट के हाथों में भारत की भागदौड़ सौंपी थी, तो अब इनमें से कौन सा स्टैंड जो है इंटरिम गवर्नमेंट जो है लेना चाहता था? व्हाट वाज द स्टैंड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट on partition? It was against partition. It wanted peace, harmony and equality of religion. It wanted India to become Hindu nation. It was in favor of treating people on religious basis. क्या लगता है कि ये लोगों को रिलीजियस बेसिस पे ट्रीट करना चाहते थे या फिर कोई अलग ऑप्शन? सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर. Correct answer is it was against partition. Now the next question, which one of the following statement about the second 5-year plan is not correct? So it was drafted by some leading industrialists. It strays on the development of heavy industries. Its time period was 1956 to 61. It wanted to bring about quick structural transformation. तो क्या लगता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है it is not correct about the second 5-year plan? So let's check the correct answer. So correct answer is it was drafted by some leading industrialists. This is actually not the correct statement. Then who drafted this second 5-year plan? Second 5-year plan was drafted by P.C. Mahalanobis, who played a very vital role in the formation of the second 5-year plan and the development of the industries in our country. Because the first 5-year plan put emphasis on agrarian sector, and first 5-year plan said that they want a slow process of growth, right? But on the other hand, second 5-year plan that focused on quick structural transformation. Okay? Now the 8th question, from the following statement about India's nuclear policy, choose the correct statement. अब जो इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी है उससे रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. So student read the statement. India's nuclear program was started in the late 1940s. क्या इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम लेट 1940s में शुरू हुआ था?
Nehru was against nuclear weapon and pleaded with the superpowers for comprehensive nuclear disarmament. And third, India was in support of what? The NPT at the time of its adoption, but its indefinite expansion plan forced India to change its stand. So, which one are the correct? Which statements are the correct? So, choose the option. अब आप ऑप्शन चूज कीजिए कौन सा है, आप खुद भी सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, क्योंकि ऑलरेडी हमने टू पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, उनमें बहुत सारे एमसीक्यू हमारे हो गए जो इन टॉपिक से भी रिलेटेड थे। तो आई होप कि मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद भी अपने आप को जज कर लीजिए कि आपका प्रिपरेशन कौन से लेवल पे पहुंचा है। एक बार फटाफट आप भी खुद आंसर दिया कीजिए, हो सके तो कमेंट बॉक्स में ही आंसर देकर आप चेक कीजिए कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, जिससे आपकी अगर करेक्ट होगा तो आपको पॉजिटिव मिलेगा एनर्जी, और अगर नहीं होता है तो डरने की बात नहीं है, हमारे पास प्रिपरेशन के लिए अभी भी टाइम है। आप अपने जितने भी वीकेस्ट पॉइंट है चैप्टर के उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करके उन सारे पार्ट पर आप अपना स्टडी जोर से कीजिए, राइट? ओके, सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज व्हाट? करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 1 and 2 करेक्ट स्टेटमेंट, राइट? 1 and 2 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। दैट इज इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी कब से शुरू होती है? इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वाज स्टार्टेड इन लेट 1940, राइट? एंड नेहरू वाज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन। नेहरू जी कभी भी न्यूक्लियर वेपन के समर्थन में नहीं थे, वो चाहते थे कि पूरी दुनिया ही न्यूक्लियर वेपन को जो है ड्रॉप कर दे, राइट? India was in support of the NPT. No, India was not in support of NPT. India was against NPT, right? Okay, now the next question, assertion and reasoning. The Soviet system became very bureaucratic and authoritarian. Soviet system जो है वो बहुत ही bureaucratic और authoritarian हो गया था, मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन। जैसे कि आपको याद होगा, अगर सोवियत सिस्टम के बारे में हम पढ़े, उसके फीचर्स के बारे में, वहाँ 100% एम्प्लॉयमेंट था, वहाँ पर बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, ये सब्सिडाइज प्राइसेस में अवेलेबल थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था वहाँ पर कि वहाँ जो सिस्टम थी वो ब्यूरोक्रेटिक हो गई थी, अथॉरिटेरियन हो गई थी, लोगों को बोलने की आजादी नहीं थी, लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी। ओके, सो assertion A is there. Now reason is what? The Soviet Union become a great power after the Second World War. तो Second World War के बाद में सोवियत यूनियन एक ग्रेट पावर बन गया, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही तो वर्ल्ड दो पार्ट में, 2 सुपर पावर ब्लॉक में डिवाइड हो गया, एक आपका कैपिटलिस्ट ब्लॉक और दूसरा आपका सोशलिस्ट ब्लॉक। दोनों ही सुपर पावर्स एकदम फील्ड में खड़े थे इंटरनेशनल एरिना में, जो कि पूरे वर्ल्ड को लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ऐसा कंडीशन था, राइट? तो अब क्या लगता है कि सोवियत यूनियन ग्रेट पावर बन गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इसलिए उन्होंने अपने लोगों को बोलना बंद करा दिया, सिस्टम ब्यूरोक्रेटिक हो गया, सिस्टम ऑथोरिटेरियन हो गया। क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या ए सही है और आर भी सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या फिर कुछ और ऑप्शन होगा? तो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज बी, दैट बोथ assertion and R is correct, लेकिन R is not the correct explanation of A, right? करेक्ट, उसकी वजह से R की वजह से A नहीं हो रहा है, R अलग स्टेटमेंट है, A अलग स्टेटमेंट है, दोनों एक ही सिस्टम से है, लेकिन दोनों एक ही सिस्टम के फीचर्स हैं, लेकिन इसके मतलब नहीं है कि सोवियत यूनियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ग्रेट पावर हो गया इसलिए वो ब्यूरोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच चाइनीज लीडर पेड एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया इन 1956? तो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर क्या है इसका, दैट इज चाओ एनलाई पेड द ऑफिशियल विजिट इन इंडिया इन 1956। Question number 11. Who became the Prime Minister of India after the death of Jawaharlal Nehru in 1964? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर आता होगा, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। तो देखिए, इंडियाज नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन में दिया हुआ है, आप उस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा जहां पर इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट दिया है, यू विल बी क्विकली एबल टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो नॉन अलाइनमेंट के करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन है? नेहरू वाज द को-फाउंडर ऑफ NAM, बैंडम कॉन्फ्रेंस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NAM,
याद रखिएगा, यहाँ ये नहीं पूछा है कि विच वाज द फर्स्ट NAM कॉन्फ्रेंस, यहाँ वो पूछा है कि कौन सा ऐसा कॉन्फ्रेंस था जिसकी वजह से NAM का फाउंडेशन स्टोन आता है फ्यूचर में। ओके, इंडिया एडवोकेटेड द पॉलिसी ऑफ NAM बिकॉज इट वांटेड टू कीप अवे फ्रॉम द मिलिट्री अलायंसेस। तो इंडिया क्यों NAM की पॉलिसी चाहती थी? क्योंकि इंडिया क्या मिलिट्री अलायंसेस से दूर रहना चाहती थी। So what do you mean by military alliances here? Military alliances means super powers. तो इंडिया डेफिनेटली अपने आप को सुपर पावर्स के इस मिलिट्री अलायंस से दूर रखना चाहती थी। तो इनमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स है? So let's check the correct answer. Correct answer is 1, 2 and 3 all. Nehru was the co-founder of NAM. Bandung Conference led to the establishment of NAM. And India advocated the policy of NAM because India wanted to keep itself away from the superpower bloc. Okay. Now the next question, assertion and reasoning based question. Now, assertion is about what? Assertion is about Gorbachev decision. Gorbachev decision about what? To normalize relations with the West and democratize and reform the Soviet Union had some other effects that no one anticipated. तो गोर्बाचेव के बारे में जब है तो एक बार गोर्बाचेव के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. That Mikhail Gorbachev became the General Secretary of the Soviet Union in which year? It is in 1985. तो 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव become the General Secretary of the Soviet Union. और जैसे ही वो जनरल सेक्रेटरी बनते हैं सोवियत यूनियन के, सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? He initiated reforms in the Soviet system because lot of the institutions थे, कई सारे institutions थे सोवियत सिस्टम के, those who needed reform, right? तो गोर्बाचेव ने रिफॉर्म किया और उन्होंने सिस्टम को लिबरल करने की कोशिश की, वेस्ट के साथ रिलेशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की. उनके सोवियत सिस्टम में डेमोक्रेसी नहीं थी, राइट? लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, लोग बोल नहीं सकते थे. तो अब ऐसे कंडीशन में इन्होंने इस सिस्टम को भी जरा लिबरल किया, लोगों को फ्रीडम दिया. लेकिन अच्छा काम तो उन्होंने किया, अच्छा काम करने के बावजूद भी उसका जो आउटपुट था, उसका जो रिजल्ट आया, वो किसी ने नहीं सोचा, राइट? Now, reason the people in the East European countries, which were part of the Soviet bloc, had started to support Gorbachev in his every decision. तो क्या लगता है कि गोर्बाचेव ने जो रिफॉर्म किया, उसमें क्या है कि वहाँ की जनता ने जो उस रिफॉर्म के बाद में गोर्बाचेव के डिसीजन को लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया. इसलिए लोगों ने नहीं सोचा था, या ये किसी ऑब्जर्वर ने नहीं सोचा था कि भाई गोर्बाचेव रिफॉर्म करेंगे, तो लोगों ने उनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया. बहुत ही पब्लिसिटी बढ़ गई गोर्बाचेव की. क्या लगता है ऐसा कोई आंसर होगा? So let's take the correct answer. Correct answer is what? Correct answer is actually option C. What is this option C? Assertion A is true but R is false. Why R is false? क्योंकि गोर्बाचेव ने तो नॉर्मलाइज किया रिलेशन विद द वेस्ट और उसके साथ ही सिस्टम को डेमोक्रेटाइज किया और इसके साथ साथ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म किया, लोगों को आजादी दी, सिस्टम को लिबरलाइज किया. लेकिन उसका आउटपुट ऐसा था जो किसी ने नहीं सोचा. क्या था वो? हाँ, ये कि भाई दिस सिस्टम इज नाउ गोइंग टू डिसइंटीग्रेट. क्या किसी ने सोचा था कि गोर्बाचेव ने जो सिस्टम की जरूरत थी वो उन्होंने किया, लेकिन उसके वजह से दिस लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. आपको क्या लगता है कि गोर्बाचेव के रिफॉर्म की वजह से ही डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का? तो कई सारे ऑब्जर्वर्स को ये बात लगती है क्योंकि गोर्बाचेव ने जो रिफॉर्म किया उसकी वजह से लोगों को एक फ्रीडम मिला, क्योंकि उनके ही पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को इस चीज को लेकर नाराजगी थी कि भाई आप लोगों को फ्रीडम क्यों दे रहे हो, हमारे हाथों से सत्ता का पावर चला जा रहा है, हम कैसे इसको छोड़ देंगे, आप गलत कर रहे हो. तो गोर्बाचेव को ना उनके लोगों का सपोर्ट मिला, ना उनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट मिला, क्योंकि जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे उनको ऐसा लग रहा था गोर्बाचेव बहुत स्पीडली सब कुछ कर रहे. वहीं जो जनता थी उनको ऐसा लगता था कि भाई आप तो बड़े स्लो काम कर रहे हो और ज्यादा हमको फ्रीडम मिलना चाहिए और तेजी से होना चाहिए. अब जब ऐसा हुआ तो गोर्बाचेव बेचारे बीच में फंस गए
और जहां लोगों को इतने लंबे समय के बाद 70 सालों के बाद जब उनको आजादी मिल रही थी, उनको डेमोक्रेसी मिल रही थी, तो उनके अंदर में ये चीज थी कि भाई अगर जेल से अगर हम अभी नहीं निकले तो शायद कभी नहीं निकल पाएंगे, तो इसीलिए बेटर है कि हम अपना अपना नेशन बनाए, अपना राष्ट्र बनाए, अपने देश का डेवलपमेंट हम खुद करें rather than becoming the part of any union. Okay, now the next question. After which general election did the Congress party lose its dominance for the first time at the center? इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं इसे एक बार डिस्कस करती हूँ. ऑप्शंस को थर्ड जनरल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, राइट. तो थर्ड जनरल इलेक्शन तक अगर हम बात करें एरा ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस की, राइट, एरा ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, तो एरा ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस जो है वो फर्स्ट से लेकर थर्ड जनरल इलेक्शन तक कंटिन्यू था. कांग्रेस को सबसे पहला झटका लगता है फोर्थ जनरल इलेक्शन के टाइम पे. तो क्या फोर्थ जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की सेंटर में हार हो जाती है और क्या कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है? तो भाई ऐसा तो नहीं हुआ. फोर्थ जनरल इलेक्शन जब हुआ तो इंदिरा गांधी जी लीड कर रही थी. हाँ, कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली बट मैनेज टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर, बट ओनली 9 स्टेट दे फेल्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, राइट. 9 स्टेट में प्रॉब्लम हुआ था. इसके अलावा फिफ्थ जनरल इलेक्शन ह्यूज मेजोरिटी आती है, राइट. ह्यूज मेजोरिटी इंदिरा गांधी जी को मिलती है. सिक्स्थ जनरल इलेक्शन होता किसके बाद है? इट इज आफ्टर इमरजेंसी, राइट. आफ्टर इमरजेंसी देन सिक्स्थ जनरल इलेक्शन इज कॉल्ड व्हाट? अ रेफरेंडम अगेंस्ट इमरजेंसी. तो अब यहाँ दो पॉइंट पे ट्विस्ट है. एक है सिक्स जनरल इलेक्शन, क्योंकि सिक्स जनरल इलेक्शन के बाद जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो सेंटर पे पावर लॉस करती है, राइट. सेंटर में पावर लॉस करती है. लेकिन फोर्थ जनरल इलेक्शन एक ऐसा है जहां पर लेस मेजोरिटी होती है, ठीक है. लेस मेजोरिटी वो एनी हाउ मैनेज टू फॉर्म द गवर्नमेंट. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर या तो बी भी हो सकते हैं या तो आपका डी भी हो सकता है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दैट फोर्थ जनरल इलेक्शन और द सिक्स्थ जनरल इलेक्शन. बट एक्चुअली फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें तो फोर्थ जनरल इलेक्शन जिस टाइम कांग्रेस पार्टी को बहुत ही कम सीटें मिली थी. एंड फोर्थ जनरल इलेक्शन को हम और एक चीज के नाम से जानते हैं. इट इज कॉल्ड द पॉलिटिकल earthquake, right. This particular result, इसका जो रिजल्ट आया था, the result of the fourth general election is called what? Political earthquake. Okay. Now the next question, who was the first military ruler of Pakistan? तो पाकिस्तान के सबसे पहले मिलिट्री रूलर कौन थे? So the correct answer is General Ayub Khan. Next question, who among the following appoint the vice chairperson of नीति आयोग? तो इसके पहले वाले पार्ट में मैंने डिस्कस किया था who is the chairman of the नीति आयोग. अगर आप सभी ने पार्ट 2 वाला वीडियो देखा होगा तो वहां डिस्कस किया था कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं. अब यहाँ है कि इस वाइस चेयरपर्सन को नीति आयोग का कौन अपॉइंट करता है? So let's check the correct answer. Correct answer is Prime Minister of India appoint the vice chairperson of नीति आयोग. Now question number 17. In which year was the नीति आयोग constituted? तो स्टूडेंट इस पर्टिकुलर सीरीज में, आज वाले सीरीज में जितने भी आपके नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है लगभग वो सारे आपकी कंप्लीट हो जाएंगे. तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है. ओके. तो नीति आयोग कौन से साल में बना? इट वाज इन 2015. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about नीति आयोग are true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नीति आयोग के बारे में करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट, नीति आयोग acts as a think tank of the union government. Second, नीति आयोग act against terrorism. नीति आयोग act in the spirit of cooperative federalism. नीति आयोग decide more role for bigger state and smaller role for smaller state. तो very important, इन सारे पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि नीति आयोग is a think tank. Yes, this is correct. नीति आयोग के टेररिज्म के अगेंस्ट में है तो आप सोचकर बताइए. तो नीति आयोग क्या टेररिज्म के अगेंस्ट में है? थर्ड, नीति आयोग एक्ट इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म.
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब जहां हम सब मिलकर काम करेंगे। एंड फोर्थ, नीति आयोग ये डिसाइड करता है कि बिगर स्टेट का रोल बिगर होना चाहिए एंड स्मॉलर स्टेट का रोल स्मॉलर होना चाहिए। तो क्या लगता है कि हमारे देश पे कोई एक बॉडी ऐसे बनेगी जो बिगर स्टेट को अलग इंपॉर्टेंस देगी, स्मॉलर स्टेट को कम इंपॉर्टेंस देगी, ऐसा लगता है? तो लेट्स टेक द करेक्ट ऑप्शन कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? 1 and 3. Only 1 and 3 are the correct one. तो वन क्या बोलता है? नीति आयोग इज अ थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड थर्ड इज नीति आयोग एक्ट इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसके अलावा बाकी ये दो स्टेटमेंट क्या है? ऑल दीज टू स्टेटमेंट आर रॉन्ग। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द सेकंड 5-year प्लान? तो कुछ देर आ गई मैंने जब पीसी महालनबीस के बारे में डिस्कस किया था उस समय मैंने इसका आंसर बताया था। So the correct answer is its main focus was on industrialization. Okay. Now question number 20. The statement given below are related to shock therapy. अब ये statement किससे related है? Shock therapy से related है। Now choose the option that represent only the true statement. वो सारे options को choose कीजिए जो true है। So पहला option, the value of ruble, the Russian currency declined due to shock therapy. Second, shock therapy strengthened communism. Shock therapy reduced the prices of goods. Shock therapy destroyed the old system of social welfare. तो अब इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे? The correct answer is what? That is 1 and 4 only. Right? The value of ruble जो डिक्लाइन हुआ था ड्यू टू शॉक थेरेपी एंड शॉक थेरेपी ने ओल्ड सोशल वेलफेयर सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। वो शॉक थेरेपी ने सोशल कम्युनिज्म को या सोशलिज्म को स्ट्रेंथन नहीं किया बल्कि उसको खत्म किया, एंड किया वहां पर। एंड शॉक थेरेपी reduce the prices of goods? No, it increase the prices of the goods. Right? It lead to inflation. Okay? Arrange the following इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इन स्टेटमेंट को अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि टाइमलाइन। तो स्टूडेंट जिन जिन टॉपिक में टाइमलाइन है तो उनको आप प्रॉपर्ली अपनी कॉपी में, अभी भी टाइम है, एक बार रिवीजन के टाइम पर उनको टाइमलाइन बना लीजिए और उस सीक्वेंस में आप पढ़ लीजिए, या फिर जितने मैं वीडियोस में डिस्कस कर रही हूँ उस वीडियो के बेसिस पे भी अगर आप अपनी कॉपी में अभी भी काम कर लेंगे तो बस आपका रिविजन ही बाकी रह जाएगा, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। ओके, सो एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कब होता है? 1945। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर 1990s में। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल 1989। इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट 2002। So what will be the correct chronological order? So what will be the correct chronological order? So the correct chronological order is 1, 3, 2, 4. So 1, this one. So this is 1, then 3, 1945, 1989, 1901. ये 1 होगा, this is 2, this is 3 and this is 4. Clear? Now identify the group of countries that had been part of the Soviet Union before its disintegration. यानी वो सारे कंट्रीज जो पहले सोवियत यूनियन के पार्ट थे, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के पहले। तो सोवियत यूनियन बना कब स्टूडेंट? सोवियत यूनियन 1917 में बना। सोवियत यूनियन में कितने रिपब्लिक्स थे? 15 रिपब्लिक्स थे सोवियत यूनियन में। तो अब उनमें से ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की उन सारे कंट्री को आइडेंटिफाई कीजिए, या फिर सेंट्रल एशियन कंट्री के जो सोवियत यूनियन के पार्ट थे, यू विल बी एबल टू इजीली रिकॉग्नाइज द आंसर। So let's check the correct answer. Correct answer is A, that is Tajikistan, Azerbaijan and Armenia. Which one of the following statement was not a feature of the Soviet system? तो अब तो आप इस ऑप्शन को पढ़ के इजीली रिकॉल कर लेंगे, राइट? सोवियत सिस्टम की हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किया। एक बार खुद ही ऑप्शन पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। So let's check the correct answer. That is D, right? Not a feature. People had the right to property. People do not have right to property. Government control, right? It was under the control of the government or under the control of the state. State control system था. No right to property, no ownership of property was allowed in the Soviet system.
right? Now next question. Choose the statement that is not true about the socialist revolution in 1917 in Russia. So it was inspired by the ideas of socialism. So obviously ये correct होगा. It favored to design a society that was based on principles of equality. It aimed at establishing two-party system. It favored state-controlled economy. So let's check the correct answer. Correct answer is C. This is not a true one because there was not two-party system. One-party system. Only the Communist Party, right? केवल एक ही political party थी. That was the Communist Party, and it was inspired with the ideals of socialism, and it favored to design. लेकिन ये very important. It was an egalitarian society. Egalitarian means the society which is based on the principles of equality. Okay, and it favored the state-controlled economy, not two-party system, because opposition parties were not allowed in this system. इसलिए तो ये ब्यूरोक्रेटिक हो गई थी. अपोजिशन पार्टी होती तो सिस्टम ज्यादा डेमोक्रेटिक होता, राइट? नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. चूज द स्टेटमेंट्स व्हिच आर नॉट ट्रू अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है? इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज ऑलवेज बीन पीस ओरिएंटेड. आई थिंक यस. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, बट दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम इज इन फेवर ऑफ CTBT. तो आई थिंक दिस इज एक्चुअली नॉट इन फेवर ऑफ CTBT. तो ऑप्शन 2 होगा. इंडिया इज कमिटेड टू बी अ मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप. तो इसका भी ऑप्शन ये भी गलत है कि इंडिया not committed to be a member of the nuclear supplier group. Okay, and the last, that is India's nuclear program is to help what? Smaller countries of Asia. ऐसा भी नहीं था. Then 2, 3 and 4 is the correct answer. तो स्टूडेंट, आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे. अगर ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर मेंशन कीजिएगा और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कीजिए. सारे के सारे क्वेश्चंस को समझकर पढ़िए, ठीक है? और जितना ज्यादा हो सके टाइमलाइन वाले क्वेश्चन, सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगले वीडियो में फिर मिलते हैं. तब तक आप सभी को नमस्कार.